हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं आज आप सभी को क्लास 12th हिंदी कोर्स से जो आपकी पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक ही वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूजर नेम आपके सामने दिया हुआ है। और अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं और आप हमारी वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें, यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट्स के। तो देखो भाई, आज की जो कविता है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई है और उसमें कवि हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी। ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं और ये बहुत ही बड़े कवि रहे हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी एक कृति लिखी थी, निशा निमंत्रण। उस बुक से ये कविता उठाई गई है, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, कवि हरिवंश राय बच्चन कहना क्या चाहते हैं इस कविता में। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जी स्वयं पर प्रकाश डालना चाहते हैं, आत्म परिचय यानी कि अपने बारे में बताना चाहते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने बारे में ईमानदारी से बताया है कि जैसे वो कैसे सोचते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनके जीवन का अनुभव क्या रहा, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में सीखा। और वो अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत जागरूक है, उनकी जो ड्यूटीज है उनको पता है कि उनको क्या क्या करना है। ठीक है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको लेकर वो बहुत गंभीर हैं। ठीक है, तो अपने कर्तव्यों से वो भागते नहीं हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको वो पूरा करते हैं। तो वो स्वयं को जानने को कठिन बोलते हैं, कहते हैं कि कवि मानते हैं कि अपने आप को समझना दुनिया को समझने से ज़्यादा मुश्किल है। आप दुनिया को तो एक बारी को समझ लोगे पर आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। तो बाहर की दुनिया को समझना आसान है पर अपने मन, अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझना बहुत ही गहरी बात होती है, आप अपने आप को नहीं समझ पाते इतनी इजीली। तो वो कहते हैं कि हर इंसान को समाज से रिश्ता खट्टा मीठा, किसी को समाज में कोई लोग अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, नहीं, खट्टा मीठा रिश्ता समाज में सभी का होता है। तो कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन फिर भी इंसान समाज से पूरी तरह अलग होकर नहीं रह सकता। आपका अस्तित्व समाज से ही है, आपको समाज के साथ जुड़कर ही चलना पड़ता है, आप समाज से अलग होकर नहीं रह सकते। ठीक है, ये कवि बताना चाहते हैं। और दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं, कवि ये बात स्वीकार करते हैं कि दुनिया में बहुत सी ताने, आलोचनाएं और परेशानियां मिलती हैं। कोई आपको ताने मारेगा, कोई आपकी बुराई करेगा। ठीक है, और मतलब प्रशासनिक समस्या आती हैं तो कोई आपके बारे में गलत बातें बोलेगा, लेकिन फिर भी आप दुनिया से अलग नहीं हो सकते, आप दुनिया से कटकर नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी पहचान और आपका अस्तित्व और आपका परिवेश यानी कि जिस माहौल में आप पले बड़े हो वो सब समाज से ही जुड़ा हुआ है। एट दी एंड आपको रहना उसी समाज में है। ठीक है, सब कुछ सुनते हुए भी। तो अब मैं आपको कविता की लाइनें पढ़ाऊंगा। मैं आपको इंट्रो बता चुका हूँ, आपको समझ आ गया होगा। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो मैं का मतलब है कि कवि अपने बारे में बता रहे हैं, आत्म परिचय ये कविता है। तो कवि की भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि कवि कहते हैं कि हालांकि जीवन में कई मुश्किलें और दुख हैं, फिर भी जीवन से वो प्यार करते हैं, वो अपनी लाइफ से प्यार करते हैं। मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी वो जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन में सुंदरता और प्रेम नजर आता है, उनको जीवन से बहुत प्यार है। आशा और निराशा दोनों से वो संतुष्ट हैं। वो कवि कहते हैं कि चाहे उनकी जो उम्मीदें हैं और जो निराशाएं हैं दोनों ही उन्हें स्वीकार है, यानी कि अच्छा हो या बुरा हो हर चीज में स्वीकार करता हूँ। यानी वो अपने जीवन की हर भावना को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, दिल से अपनाते हैं। उनके साथ कैसा भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, वो हर चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम भी। तो हृदय रूपी वाद्य यंत्र, वो कहते हैं जो हमारा हार्ट है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसे? कभी कहते हैं कि उनका हृदय एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जीवन की सांसें तार की तरह जुड़ी हुई हैं। वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, और किसी ने उस इंस्ट्रूमेंट को छू लिया जिससे उसका मन झंकृत यानी कि गूंज उठा, कांप उठा। यानी कि कोई कवि की लाइफ में ऐसा आया होगा जिसने उनके हृदय को छुआ है। और किसी का यहाँ पे क्या मतलब है, किसी कौन है? तो यहाँ पर किसी का मतलब है कोई प्रिय व्यक्ति जिससे वो प्यार करते हैं, जो कवि के जीवन में आया और उसकी भावनाओं को जगा गया। यानी कि कवि की भावनाओं को किसी ने जागृत कर दिया आकर। और यह प्रिय व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई प्रेमिका हो सकती है उनकी, कोई मित्र हो सकता है, कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो उनके दिल को छू गया हो। यानी कि ये कोई भी हो सकता है प्रिय, इसका नाम स्पष्ट नहीं किया है। तो कवि प्रेम की तलाश में है, कवि चाहते हैं कि वो अपने प्रिय को अपना प्रेम, स्नेह और अपनापन दे सकें। जो उनसे प्यार करते हैं, कवि चाहते हैं कि वो भी उनको उतना प्यार दें। और वो जीवन में प्रेम की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें प्रेम चाहिए और वह उसे किसी को देना भी चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि मुझे भी प्रेम मिले,
और मैं भी किसी को प्रेम दूं। ठीक है जी, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे की लाइनें सुनो। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किए फिरता हूँ। ठीक है, करता हूँ, इसमें क्या है देखो। तो प्रेम के नशे में कवि डूबा हुआ है। कवि कहता है कि उनका मन प्रेम की शराब पीकर मस्त हो गया है, यानी कि प्रेम रूपी शराब पीकर कवि मस्त हो चुका है। और मदिरा एक प्रतीक के रूप में यूज किया गया है। मदिरा यानी शराब, यानी कि गहरी भावनाओं में प्रेम और आत्म विभोरता का जो नशा है, जो प्यार का नशा है, वो कवि के सर पे चढ़ चुका है। उनका मन आनंद में है, उत्साह में है, दुनिया की कवि को परवाह नहीं है। कवि साफ कहते हैं कि दुनिया वाले मेरे बारे में चाहे जो भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाइन सुनिए ना आपने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, है ना, वही वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह प्रेम में लीन है और अपने भावों में मगन है, यानी कि वो प्यार में खो चुका है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। और यह आत्म स्वीकृति और आत्ममुग्धता की भावना होती है, यानी कि सेल्फ अब्सॉर्प्शन, आप अपने आप में खो चुके हो, मस्त हो एकदम, है ना। आगे देखते हैं, सामाजिकता से हटकर आत्म भावना। तो कवि इस बात को भी स्वीकार करता है कि आजकल लोग ऐसे कवियों को ज्यादा पसंद करते हैं जो समाज की समस्याओं और सरोकारों पर लिखते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लोगों को ऐसे कवि पसंद है जो समाज की समस्याओं के बारे में लिखे, लेकिन मैं तो ऐसा कवि नहीं हूं। मैं तो अपने गीतों में अपने मन की बात लिखता हूं, मैं तो अपने दिल के भाव बताता हूं, मैं तो समाज के बारे में कुछ लिखता नहीं हूं, है ना। फिर कविता के जो विषय होते हैं ज्यादातर वो स्वयं कवि अपने बारे में लिखता है। कवि कहता है मेरी कविताओं का मुख्य विषय तो मैं खुद हूं, और इस कविता का भी टाइटल आपको पता है, आत्म परिचय है। यानी कि कवि कहता है मैं तो खुद पे कविताएं लिखता हूं भाई। तो यानी वह अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, अपना प्रेम, अपना जीवन, वो ही उनकी कविताएं हैं। वो कोई समाज के ऊपर ज्यादा नहीं लिखते हैं, यानी कि वो आत्म केंद्रित है। ठीक है, यह आत्म केंद्रित नहीं बल्कि सत्य के प्रति ईमानदारी है। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो सच बोल रहे हैं भाई, जो वो करते हैं वो करते हैं, क्लियर बता रहे हैं। आगे की लाइनें देखो। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब इस लाइन में कवि क्या कहते हैं कि मेरे मन में इस दुनिया के लिए नए नए विचार, नए नए भाव उठते रहते हैं, यानी कि वो दुनिया के बारे में कुछ सोचते रहते हैं, यानी वो दुनिया को एक अलग दृष्टि से, एक नई भावना से देखना चाहते हैं, एक अलग पीओवी वो अपना बनाना चाहते हैं दुनिया को देखने का। और वो परंपरागत नजरों से नहीं बल्कि अपने अनुभव, वो दुनिया को अपने द्वारा एक्सपीरियंस करके फिर देखना चाहते हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कवि नहीं करना चाहते हैं। और कवि के भीतर प्यार है, करुणा है, स्नेह से भरी एक कोमल आवाज है, ठीक है, जो वे दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं। कवि दुनिया को बताना चाहता है कि मैं प्यार से भरा हुआ हूं, मेरे पास तो आओ। वे चाहते हैं कि उनकी कविता सिर्फ शब्दों का खेल ना हो बल्कि दिल की सच्ची आवाज हो। वो कविताओं को बस शब्द नहीं मानते, वो मानते हैं कि कविता का अर्थ होता है कि जो आपके दिल की आवाज होती है वो कविता होती है। तो ये इसमें बताया गया है। तो दुनिया को अपने कोमल भाव वो देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के लोगों को अपने हृदय के, यानी कि अपने दिल के जो कोमल और प्रेम पूर्ण भाव हैं, जो मेरे अंदर के इमोशंस हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी भावनाएं हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। यानी वे चाहते हैं कि उनका प्यार, उनकी संवेदना और जो उनकी भावनात्मक दृष्टिकोण है दुनिया को छू सके, यानी कि वो ये सारी चीजें दुनिया को बताना चाहते हैं और मनुष्यता को गहराई से समझा जा सके। वो ह्यूमैनिटी सिखाना चाहते हैं सबको, इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहते हैं सबको कि सभी से प्यार करो। तो फिर वो कहते हैं इच्छाओं और भौतिकता में उलझा हुआ इंसान, इंसान ये संसार की भौतिक चीजों में उलझा हुआ है। कवि कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो बहुत सारी इच्छाएं और लालसाएं, लालच में फंसा हुआ है। चाहे पैसा हो, चाहे चीज हो, चाहे सुख सुविधाएं हो, हम इसी में ही बहुत ज्यादा खोए हुए हैं। और ये सारी सांसारिक चीजें हैं, इसमें हम उलझ चुके हैं। हम किसी से दिल से जुड़ना भूल गए हैं, हम प्यार करना भूल गए हैं, हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, प्यार अब किसी से हम करते नहीं है। ओके। फिर है प्रेम भावना का अभाव है। जब लोगों के मन में प्रेम की भावना कम होती है तो उनके बीच का प्यार खत्म हो जाता है, अपनापन खत्म हो जाता है, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग सब खत्म हो जाती है। ओके, अंडरस्टैंडिंग तक भी खत्म हो जाती है, ठीक है, ये आप मान के चलिएगा। फिर है कवि को यही दुख है कि आज की दुनिया में वास्तविक प्रेम की कमी होती जा रही है, यानी कि आज की डेट में असली प्यार बचा ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ नकली है, एवरीथिंग इज फेक, टेम्परेरी प्यार। संसार अधूरा और नीरस लगता है। कवि को लगता है कि प्यार की कमी के कारण कवि को ये दुनिया अधूरी लग रही है, बहुत ही बेरंग लग रही है। भले ही दुनिया में कितनी चकाचौंध हो, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, बट प्यार, प्यार नहीं है दुनिया में, प्यार नहीं तो कुछ नहीं।
तो कवि की आकांक्षा प्रेम से भरी दुनिया है। वो चाहता है कि ऐसी दुनिया हो जहां पर प्यार ही प्यार हो। कवि चाहता है कि दुनिया में फिर से सच्चा प्यार लौट आए, जहां लोग एक दूसरे के बारे में ईमानदारी से सोचें, एक दूसरे के लिए सहानुभूति रखें, एक दूसरे को दिल से जोड़ें और एक दूसरे की मदद करें। ऐसी दुनिया कवि चाहता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन हम आगे वहां पढ़ चुके हैं। तो कवि कहता है कि वो अपने प्रेम की मस्ती में डूबा हुआ है, उसका मन इतना प्रेम से भर गया है कि वह हर समय उसी भावना में खोया रहता है। यानी कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ प्यार में खोया हुआ है और कवि की भावना इतनी गहरी है कि वह किसी भी हालत में अपने प्रिय से बिछोड़ना नहीं चाहता। जो उसका प्रिय है उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो कवि है। भले ही व्यक्ति के पास उसका प्रिय व्यक्ति हो ना हो, लेकिन कवि उसे अपने मन में हर पल जीवित रखता है। यानी कि कवि को चाहिए कि वो व्यक्ति हमेशा उसके लिए रेलेवेंट रहे, वो बहुत प्यार करता है उससे। स्मृतियों की ज्वाला, ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो आगे की लाइनें देखो भाई। आगे की लाइनों में कवि ये कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि कवि अपने प्रिय की मधुर यादों को एक अग्नि की तरह अपने दिल में संजोए हुए है। वो अपनी जो जिससे वो प्यार करता है ना, उसकी यादें एक आग की तरह उसके अंदर हैं। ये यादें उसको जलाती हैं, फिर भी उसे सुख और आनंद मिलता है अपने प्रिय को याद करके, क्योंकि ये प्रेम का वह रूप है जहाँ यादें भी एक प्रकार के साथ बन जाती हैं। यानी कि वो यादों में खोकर भी बहुत खुश है, यादों में ही उसको आनंद आ रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर सारी बातें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो कवि के लिए उसका प्रिय शारीरिक रूप से भले ही दूर है, लेकिन उसकी यादें ही कवि के लिए संसार है। उसकी यादों में उसके जीवन को सुख मिल रहा है, प्रेम की मधुरता और आत्मा की तृप्ति उसे मिलती है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है जब वो अपने प्रेमी को याद करता है। और संसार सागर की तरह भयंकर है। ठीक है, इसमें ये लाइन अगर आप देखोगे, ठीक है, जग भवसागर। ओके, तो अब देखो इसको क्या कहा जाएगा। देखो, कवि कहता है कि ये संसार एक विशाल और भयंकर समुंदर की तरह है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत भयंकर है। इसमें दुख भी है, चिंता भी है, मोह माया भी है, इच्छाएं भी हैं, वासनाएं भी हैं। लहरों की तरह ये सब चीजें उठती है। ये संसार इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो नाव के बिना पार नहीं हो सकता जीवन। ये जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए एक नाव चाहिए। तो इस भावनात्मक और संकटपूर्ण संसार से पार पाने के लिए आपको किसी नाव की जरूरत होती है। अगर ये संसार से आपको कहीं दूर जाना है तो आपको एक नाव चाहिए, एक सहारा चाहिए जो आपके जीवन में सही डायरेक्शन दे, मन को थामे और डूबने से बचाए। यानी कि लाइफ में आपको एक सहारा चाहिए होता है जो आपको बचाए। प्रिय का प्रेम ही कवि का सहारा है। यानी कि जो उसका प्यार है, कवि कहता है कि उसके लिए ये नाव उसका प्रिय है, उसका जो प्यार है वो उसका प्यार मिलेगा तभी कवि संसार से भवसागर से दूर हो पाएगा। वह उसी प्रेम के सहारे संसार रूपी सागर को पार करना चाहता है। यानी उसका जीवन प्रिय की यादों और प्रेम की शक्ति पर टिका है। कवि प्रेम की शक्ति को बहुत बड़ी शक्ति मानता है। और कवि को सांसारिक जो सुख होते हैं, भोग विलास, लालच, वासनाएं, इनसे कोई कवि को लगाव नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, कवि को कोई लगाव इन सब चीजों से है ही नहीं। कवि प्रेम में डूबा हुआ है, प्रिय की यादों में ही जीवन का सुख दुख। तो कवि को प्रिय की मधुर यादों में ही जीवन का सच्चा सुख दिखता है। यानी कि वो अपने प्यार को याद करके ही खुश रहता है। वह उन्हीं में सुख और दुख दोनों को स्वीकार कर मस्त रहता है। यानी कि प्यार की यादें ही बहुत हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो देखो भाई, जवानी का पागलपन, कवि कहता है कि उसके मन में जो युवा अवस्था की प्रेम भरी दीवानगी होती है ना, एक जवानी का प्यार होता है, वो बहुत पागलपन छाया हुआ है। वह हर पल प्रेमिका से मिलने की तीव्र इच्छा रखता है, अपने प्रेमिका से मिलना है। और ये कोई साधारण प्रेम नहीं है, बल्कि ऐसा प्यार है जो उसे बेचैन कर रहा है, जो उसे व्याकुल कर रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है। मिलन की बेचैनी है। कवि को अपने प्रिय से मिलने की तड़प दिन रात सताती है। उसे हर क्षण लगता है कि बस अब मुझे प्रिय से मिलना है। वह उसकी आत्मा की शांति और जीवन की खुशी है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो अपने प्रिय से मिलेगा। ओके, दीवानगी और निराशा, कवि कहता है कि मैं तो एक ऐसा दीवाना हूं और मेरी यह दीवानगी मुझे बार बार निराश करती है। जब प्रिय से मिलन नहीं होता तो उसका मन टूटता है, हताश होता है कि वो इतना पागल है मिलने के लिए। जब वो नहीं मिल पाता तो उसका मन उदास हो जाता है और जुदाई में लगातार कसमसाता रहता है। जो कवि है परेशान होता है, मन बेचैन होता है, दुखी होता है, अंदर ही अंदर तड़पन होती है, प्रेमिका की याद उसे जलाती है और उसी याद में वो जी रहा है। प्रिय की यादें मन में बसी हैं। कवि के मन में अपनी प्रिय की कुछ विशेष और गहरी यादें हैं।
वे यादें इतनी भावुक हैं, इमोशनल और मार्मिक है, दिल छू लेने वाली, कि जब भी कभी उन यादों को याद करता है तो उसका दिल अंदर से टूट जाता है और मन ही मन वो रोने लगता है। अंदर का दर्द है लेकिन बाहर वो स्माइल दिखाता है, कि अंदर से वो बहुत कभी दुखी है, अकेला है, लेकिन दुनिया के सामने कभी हंसता है, मुस्कुराता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी अंतर मन की पीड़ा को देखे, कभी नहीं चाहता कि उसके अंदर वो क्या फील कर रहा है वो सबको बताए। और कवि का जीवन क्या है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, वो अंदर ही अंदर, ठीक है, भीतर आंसू बाहर नकली मुस्कान लिए फिरता है। कवि जो है ये दर्शाता है कि हम अक्सर एक्टिंग करते हैं समाज के आगे। अरे यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। तो सभी ने सत्य को जानने की कोशिश की। कवि कहता है कि संसार में हर किसी ने जीवन का सत्य जानने की कोशिश करी है, हर कोई चाहता है कि जीवन का सच पता चले। लोगों ने तरह तरीके से सोचा, समझा, दर्शन किया, पढ़ा, तर्क वितर्क किया, लेकिन फिर भी जीवन का असल सच्चे सत्य किसी को नहीं पता चल पाया। और सत्य को समझने के लिए बुद्धि, ज्ञान और प्रयास तो खूब हुए हैं, हर किसी ने कोशिश करी है, परंतु जीवन अपने आप में बहुत गहरी चीज है। जीवन का रहस्य हर कोई नहीं समझ पाता, यही कवि बता रहा है, उसको आप कभी नहीं जान सकते। लोग नादान हैं, जिसे देखो वही नादानी कर रहा है, यानी लोग बिना सच्चे ज्ञान के केवल दिखावा कर रहे हैं, दौड़ में लगे पड़े हैं, भौतिक सुख, पैसा, यही हर कोई जोड़ने में लगा हुआ है। तो कवि ने कहा संसार में जो पैसा, प्रतिष्ठा, पद, भोग, विलास की जो दौड़ है, ये सारे लोग मूर्ख हैं जो कर रहे हैं, इनको जीवन का अर्थ ही नहीं पता क्या है। ये बाहर की दुनिया में मस्त है, अंदर की सच्चाई से अभी भी ये परिचित नहीं है अपनी। संसार का हर व्यक्ति भोग और धन की दौड़ में है, हर कोई पैसा कमाने में लगा पड़ा है, जो देखो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। वह उसी, कवि कहता है कि आज का इंसान जहां भी धन देखता है, सुख सुविधा देखता है, भोग विलास देखता है, तो वो ऐसे भागता है जैसे पक्षी दाने को देखकर भागता है। लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए रह रहे हैं, संसार के जाल में फंस जाना, ये सब करते करते इंसान भूल जाता है कि वो संसार के जाल में उलझ रहा है। ये बाहरी चमक धमक में इंसान इतना खो गया है कि इसको अंदर का प्यार अब पता ही नहीं है कि क्या होता है। तो कवि की सीधी बात है, क्या ऐसे संसार को मूर्ख ना कहूं? तो कवि कहता है दुखी होकर कि जब ये लोग खुद जानते हैं कि यह सब कुछ अस्थाई है, इसको पता है मरने के बाद ये सब चीजें साथ नहीं जाएंगी, तो क्यों उलझे हुए हो भाई? तो क्या मैं ऐसे संसार के लोगों को नादान ना कहूं? क्योंकि ये लोग जानते हुए भी कि गलतियां दोहरा रहे हैं, फिर भी दोहराते रहते हैं। सिर्फ पैसा, पद, सुख के पीछे लोग पागल हो रखे हैं, ठीक है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं। मैं इस नादानी को समझ गया हूं, कवि कहता है। कवि कहता है अब उसने दुनिया की नासमझी और भ्रम को पहचान लिया है, उसको समझ आ गया है दुनिया पागल है। वो समझ चुका है कि लोग धन, भोग, विलास, दिखावे के पीछे पागल हैं और अंत में खाली हाथ ही आपको जाना है। तो कवि इस बात को समझ चुका है। तो कवि कहता है मैं अब संसारिकता से दूर हूं भाई। कवि को अब दुनियादारी का पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। वो कहता है कि वह ना तो धोखा देना चाहता है, ना ही किसी भौतिक लालच में फंसना, ना वो किसी को धोखा देगा, ना वो खुद किसी लालच में फंसेगा। और अब कवि वैराग्य यानी कि बैरागी होना चाहता है, सबसे रिश्ता नाता तोड़ना चाहता है। अब वो आध्यात्मिक होना चाहता है, प्रेम और आत्मा की शांति, कि वो अपने आत्मा अंदर से प्यार करना चाहता है। अब कवि अपने आत्मा को शांत करना चाहता है। अब सच्चा सुख भोग विलास में नहीं दिखता कवि को, बल्कि कवि को अब सच्चा सुख अपने प्यार में, शांति में दिखता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब कवि क्या कह रहे हैं कि मैं दुनियादारी से अलग एक भावुक कवि हूँ। कवि खुद को कहता है मैं सांसारिक लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मैं कोई दुनियादार व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो एक भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति हूँ, इमोशनल बंदा हूँ। मुझे प्यार, संवेदना, आत्मा, इनकी बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। संसार की चाल मुझसे बिल्कुल अलग है। कवि कहता है कि संसार बहुत ही अलग है। यह संसार पैसा, पद, प्रतिष्ठा, चालाकी और स्वार्थ की राह पर चलता है, हर कोई अपना फायदा देखता है। जबकि कवि सीधा, सच्चा, भावुक, संवेदनशील व्यक्ति है। इसलिए वो कहता है कि मेरा इस दुनिया से कोई मेल नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, मैं भावनाओं को अधिक महत्व देता हूं। कवि कहता है कि दुनिया में बुद्धि और व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी की बातें लोग ज्यादा करते हैं, दिल की बातें लोग कम करते हैं, पर मैं दिल की बातें करता हूं। उसके लिए जीवन का सार है प्रेम, प्यार, करुणा, स्नेह, आत्मीयता। धन, दौलत, शोहरत उसके लिए दुनिया का सार नहीं है। तो कवि कहता है कि ये संसार तो बस पैसा, ऐश्वर्य, बाहरी चमक में खो गया है, लेकिन वो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। कवि कभी उस रास्ते पर नहीं चलेगा जो पैसों का और लालच का रास्ता है। कवि सिर्फ इमोशनल रहना चाहता है।
और प्रेम भरे संसार की कल्पना कवि कर रहा है। कवि एक ऐसा इंसान है जो हर दिन अपने मन में एक सुंदर प्रेम से भरा संसार बनाता है। वो चाहता है कि काश ये दुनिया ऐसी होती, काश ये दुनिया ऐसी होती, काश दुनिया में सच्चा प्यार होता, करुणा होती, आत्मीयता होती, जहाँ लोग स्वार्थी ना होते। तो जब वो कल्पना अपनी उसकी टूटती है, रियलिटी पता चलती है, तो वो देखता है कि वास्तविक संसार तो उसकी कल्पना पर खरा नहीं उतर रहा, रियलिटी तो समथिंग एल्स है। आप तो बस सोच कुछ और रहे थे, ख्वाबों में खो गए थे। यानी दुनिया में प्यार तो है ही नहीं, बस स्वार्थ है, धोखाधड़ी है, भौतिकता है, यानी कि यही लालच, भोग विलास, यही सब है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो भी कहता है कि वो हर दिन एक नया आदर्श समाज सोचता है, ऐसा हो, दुनिया ऐसी हो, नए प्रेममय संसार की वो कल्पना करता है कि संसार में प्यार होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी कल्पना कल्पना ही रह गई है, तो फिर वो सब उसे मिटा देता है, फिर अगले दिन नया संसार सोचता है। तो ये दिखाता है कि कवि का मन बहुत आशावादी है, वो आशाओं में खोया रहता है और यथार्थवादी भी है। उसको पता है हर बारी वो उम्मीद करता है, लेकिन हर बारी उसकी उम्मीद टूट भी जाती है, उसको रियलिटी चेक मिल जाता है। तो कवि कहता है कि ये संसार बस धन संपत्ति भोग विलास इकट्ठा करने में लगा हुआ है, लोग पैसा शोहरत ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, उनके दिलों में प्यार अब नहीं है। तो ऐसे संसार को मैं ठुकराता हूँ, ठुकराता हूँ, ठुकराता हूँ। मुझे उसे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जहाँ बस पैसा है, प्रेम नहीं है। तो ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। तो कवि को एक ऐसा संसार चाहिए जहाँ इंसानियत हो, जहाँ पर इमोशंस हो, जहाँ पर अपनापन हो। तो मेरे लिए धन से बड़ा मूल्य प्रेम का है। कवि कहते हैं प्यार मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। यदि संसार में प्यार नहीं है तो ऐसा संसार मुझे नहीं चाहिए। और यह विचार दिखाता है कि कवि बहुत भावुक है, सेंसिटिव है और आत्मिक व्यक्ति है। उसे भौतिक सुखों की टेंशन नहीं है, वो दिल का जुड़ाव चाहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कहता है मेरे रोने में भी प्यार छलकता है। कवि कहता है कि जब वो रोता है तो वह केवल दुख नहीं रोता, बल्कि उसके आंसुओं में भी प्रेम की भावना बहती है। उसके आंसू वियोग के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के प्रतीक है। कवि कहता है मैं रोता हूं ना, तो उसमें भी प्यार झलकता है दुनिया वालों। और जब कवि अपना गीत लिखता है तो उनमें वो बहुत ही इमोशंस के साथ लिखता है, अपनी तड़प को दिखाता है, अपने प्रेम को वो दिखाता है अपने गीतों में। तो वह अपनी पीड़ा को गीतों के माध्यम से ऐसे बहाता है जैसे हर लाइन में आंसू टपक रहे हो। इतना इमोशनल वो लिखता है जो कवि है। तो कवि की भाषा बहुत कोमल है, मिठास से भरी हुई है, शांति देने वाली है। वह बहुत ही नरम स्वभाव का है, भावुक शब्दों को यूज करता है, जिससे कि जो रीडर्स है, पाठक है, उनका दिल एकदम ऐसा हो जाता है, दिल को छू लेता है। तो प्रिय को ना पाने की आग भी उतनी ही प्रबल है। क्या कहता है कवि, लेकिन उस कोमलता के नीचे गहरी पीड़ा है, जलन छुपी होती है। वह प्रिय के वियोग की आग है। ये जितना भी अच्छा है कवि, उतना ही अंदर से दुखी भी है, क्योंकि वो अपने प्रिय से दूर है और वो लगातार दूरी की आग उसको अंदर से जला रही है। तो यह विरोधाभास कि कवि की वाणी एक साथ शीतल भी है और ज्वलंत भी, इसे बहुत ही अद्भुत और अनोखा बना देती है। पाठक को एक और सांत्वना मिलती है तो दूसरी ओर विरह की आग महसूस होती है। एक तरफ आप देखोगे कवि कूल भी है, एक तरफ देखोगे कवि में आग भी जल भाई लगी हुई है। ठीक है, वियोग की दूर भी है वो। जीवन खंडर सा हो चुका है। कवि कहता है मेरा जीवन अब प्रेम में मिली निराशा के कारण खंडर हो गया है, प्यार तो मुझे मिला नहीं। यानी कि प्रेम में टूटने के बाद उसका मन उजड़ा हुआ है, सूना और अकेला है। लेकिन फिर भी उस जीवन में गहराई, भावनात्मकता और सुंदरता है। उसके जीवन में भावनाएं हैं, सुंदरता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है। कवि प्रेम को इतना मूल्यवान और महान मानता है कि कवि कहता है इतिहास में तो राजाओं ने अपने महल तक प्रेम के लिए त्याग दिए, और मैं भी उसी सच्चे प्रेम को अपने हृदय में बसाए हुए हूँ। यानी कि प्यार बहुत जरूरी है। इस कविता का सार ये बनता है, यह प्रेम भले ही पूरा ना हो पर वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। प्रेमिका मिली ना मिली पर दिल में तो प्यार है। विरह की पीड़ा और स्मृतियां, कवि आज भी उस बिछड़न की पीड़ा से व्यथित है, परेशान है। प्रिय भले ही पास नहीं है उसका, लेकिन उसकी यादें अब भी हृदय में जीवित हैं, यादें साथ हैं। वे याद ही उसके जीवन का सहारा है, उसकी कविता की आत्मा है। तो कवि के जो मधुर गीत कविताएं हैं, उनमें जो संगीत और मिठास है, उसमें दरअसल उसके खोए हुए प्यार की गहरी वेदना है जो वो दिखा रहा है। यानी कि उसकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि उसके टूटे हुए दिल की ध्वनि है। ये जो गीत है, ये कवि का टूटा हुआ दिल है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो कहते हैं कि जो लोग मेरी कविताएं या गीत समझते हैं, ठीक है, वे दरअसल मेरे दिल की गहराई से निकली हुई पीड़ा की पुकार है। जो मेरे गीत हैं वो मेरे दिल का दर्द है।
ये कोई सजावट या कला नहीं बल्कि मेरे टूटे दिल की कहानी है, रोना है, रुदन है। यानी कि वो प्रेम में असफल हुआ है। यह रुदन उस प्रेम की असफलता है जो प्यार में वो सफल नहीं हो पाया, जो प्यार की निराशा है वो है, जिसने कवि के हृदय को भीतर से हिला दिया है। उसकी कविताओं में संगीत नहीं बल्कि दर्द की आवाज है। यानी कि कवि की कविताओं में एक दर्द है, ठीक है, एक पेन है। और जब कवि का मन प्रेम की तीव्र भावना से भर जाता है तो वह दीवानगी की अवस्था में दीवाना बन जाता है, बिना सोचे शब्दों में कुछ भी लिख देता है। और इसी को नई कविता की शैली वो कहता है कि ये नई तरीके की कविता है। मुझे कवि नहीं दीवाना कहो। कवि खुद को कवि नहीं मानता, वो कहता है कि मैं तो भाई कोई दिमाग वाला बंदा नहीं हूं, मैं तो हूं आशिक, मैं हूं दीवाना, तो मुझे कवि नहीं दीवाना कहो। तो कवि जानता है कि उसकी कविता का मूल उसकी व्यक्तिगत प्रेम पीड़ा है, वो अपनी पर्सनल बातें बता रहा है। कोई ऐसी नहीं है कि उसकी रचनाएं कोरी कल्पनाएं कहीं से भी उठा दिया, बल्कि उसके दिल की जो जली हुई राख है, जो उसके दिल की आग है, वो अंदर की बातें ही बता रहा है, सब कुछ सच बता रहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसमें कवि कहते हैं कि वह प्रेम में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। जैसे कोई दीवाना इस संसार से कोई मतलब नहीं रखता, उसका हर क्षण, हर सांस, हर भावना प्रेम से जुड़ी है, प्यार से जुड़ी है, जिससे वो प्यार करता है, उसको दुनिया से मतलब नहीं है। तो कवि कहता है जीवन में उसका जीवन किसी दौलत, नाम या सफलता के लिए नहीं वो यहाँ पर आया है, बस वो अपने प्यार को पाना चाहता है। कवि का एक ही सपना है, कुछ नहीं अचीव करना, बस अपने प्यार को पाना है। कवि के गीतों में प्रेम की मिठास है, यौवन की उमंग है, और उसके गीतों में एक ऐसी मस्ती है, जीवन का उल्लास है कि उन्हें सुनकर लोग झूमने लगते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और जीवन का सच्चा आनंद महसूस करने लगते हैं। आप भी अभी ये कविता को जब पढ़ चुके हो तो समझ आ गया होगा कि भाई जीवन में प्यार बहुत जरूरी है। और कवि खुद प्रेम में झूमता है, लेकिन वह चाहता है कि सिर्फ वो नहीं, पूरी दुनिया प्रेम में झूमे, आनंदित हो। इसलिए वो अपने गीतों और जीवन के माध्यम से सबको एक संदेश देता है कि जीवन का सार प्रेम है। आप सच्चा सुख तभी पा सकते हो जब आप प्यार करोगे किसी से। ठीक है जी। अब हमारी अगली कविता है, इसी में पार्ट 2 है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब ये भी मैं आपको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, जैसे आपने आत्मपरिचय समझ लिया। हो जाए ना पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं है, सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने गोल को पाने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है, बेचैन होता है, तो वह तेजी से आगे बढ़ता है ना, जल्दी जल्दी करता है। उसके अंदर की जिज्ञासा और उत्सुकता होती है, उसे लगता है कि समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है, जल्दी जल्दी दिन कट रहे हैं, मानो दिन भी उसकी तरह दौड़ रहा है। सरल शब्दों में, जो इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, उसे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी 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 गुजर रहा है, जब वो बहुत एक्साइटेड होता है। तो कवि कहता है कि जब कोई यात्री यानी कि सफर करने वाला व्यक्ति दिन भर लगातार चलते चलते अपने मंजिल के पास पहुंच जाता है, तो उसे खुशी तो होती है कि वो अपने प्रिय यानी कि प्यारे व्यक्ति से मिलने वाला है ना। जैसे जैसे आप जा रहे हो, आपको पता है आपका प्यारा व्यक्ति खड़ा है, बस आप मिलने ही वाले हो, मिलने ही वाले हो, लेकिन साथ ही उसे ये डर भी लगता है कि कहीं रात ना हो जाए और वो मिल ना पाए। तो इस डर की वजह से वह और तेज चलने लगता है ताकि जल्दी जल्दी पहुंचे। उसकी जो उत्सुकता है, ठीक है, जो उसकी एक्साइटमेंट है, जल्दी पहुंचने की भावना है, वो इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि दिन भी बहुत तेजी से ढल रहा है, यानी समय बहुत जल्दी बीत रहा है, उसको लगता है रात ना हो जाए। तो जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी अपने प्यार से मिलना चाहता है तो उसे लगता है कि समय तेजी से कट रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो इस काव्यांश में कवि अपनी भावनाओं को समझाने के लिए चिड़िया का एग्जाम्पल देता है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत ही प्यार करती है, प्यार भी और चिंता भी रखती है। वह दिन भर उसके लिए, अपने बच्चों के लिए दाना पानी जुटाने के लिए इधर उधर उड़ती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो जल्दी जल्दी अपने घोंसले की तरफ वापस चिड़िया आती है ताकि अंधेरा होने से पहले वो अपने बच्चों के पास पहुंच सके। तो कवि इस चिड़िया के व्यवहार से ये बताना चाहता है कि इंसान के मन में भी यही प्यार होता है, अपने प्रियजनों के लिए बेचैनी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य या अपने प्रिय के करीब होता है तो वह भी चिड़िया की तरह जल्दी जल्दी उस प्रिय तक पहुंचना चाहता है, यानी कि जितना जल्दी चिड़िया में वो पहुंचने का वो होता है, वो उत्साह इंसानों में भी होता है। तो कवि चिड़िया का उदाहरण देकर यह समझाना चाहता है कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए जल्दी लौटती है, वैसे इंसान भी अपने प्रिय के पास पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी पहुंचता है। फिर कवि कहता है कि जब एक चिड़िया दिन भर उड़ने के बाद शाम को अपने घोंसले की ओर लौटती है तो उसके मन में ये चिंता होती है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे और उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
तो चिड़िया को ये टेंशन होती है कि भाई मेरे छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे हैं वो बेचारे मेरी राह देख रहे होंगे। तो जैसे ही ये भाव उसके दिल में आता है, उसकी ममता और फिक्र बढ़ जाती है और जल्दी वो तेज उड़ने लगती है ताकि वो जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंच सके। तो ये जो तेज उड़ना और ये जो उत्साह है, इसी में उसे लगता है कि दिन भी बहुत जल्दी 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 कट रहा है। तो सरल शब्दों में बताऊं तो चिड़िया को जब अपने बच्चों की याद आती है, चिंता सताती है, तो वो जल्दी और तेज उड़ने लगती है वहां पहुंचने के लिए। उसकी ममता और प्यार इतना बढ़ जाता है कि उसे लगता है कि समय तेजी से कट रहा है। तो यही भावना इंसानों में भी होती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसको समझते हैं इसमें क्या है। तो कवि कहता है कि भाई मेरे जीवन में तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो, है ना। कवि अकेला है। जब इस बात का कवि को एहसास होता है तो मेरा मन पूछता है कि जब कोई मेरा है ही नहीं तो मैं किसके लिए जल्दी जल्दी जाऊं, किसके लिए मेरे मन में प्रेम जागे जब कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे। तो ये जो प्यार की कमी है, इससे मन उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है और निराश हो जाता है कवि। फीका फीका जीवन है कवि का। वो कहता है मेरे लिए तो कोई वेट ही नहीं कर रहा होगा। लेकिन फिर कवि खुद को याद दिलाता है कि दिन तो लगातार बीतता जा रहा है, समय रुका नहीं है। ऐसे में मुझे भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, मुझे भी अपनी मंजिल पानी की बेचैनी होनी चाहिए। यानी कि कवि कहता है जब आपके जीवन में प्यार नहीं होता तो मन उदास होता है, थका हुआ लगता है, लेकिन समय फिर भी बढ़ रहा है आगे। तो चाहे कोई साथ हो या नहीं, हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमें किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ कविता खत्म। आप फीडबैक दे देना जी कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।